Hello students, good morning. Dear students, this is the second part of the chapter The Portrait of the Lady written by खुशवंत सिंह. चलिए शुरू करते हैं. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. जैसा कि मैंने बताया था कि जो दादी माँ थी वो बच्चे के साथ यानी कि अपने पोते के साथ स्कूल जाया करते थे और मंदिर के पास जाते थे, वो भजन करते थे. कुत्ते के लिए वो बासी रोटी भेजाया करता था खिलाने के लिए. ठीक है, यहाँ पर मेरी ग्रैंड मदर देखिए, मेरी दादी माँ हमेशा स्कूल जाती थी, मेरे साथ जाती थी. बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर से पूरी तरह से लगा हुआ था, अटैच था. द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर. और वहाँ के जो पुजारी थे वो हमें अल्फ़ाबेट पढ़ाया करते थे. अल्फ़ाबेट का मतलब वर्णमाला पढ़ाते थे. और मॉर्निंग प्रेयर मीन्स होता है सुबह की प्रार्थना, पढ़ाते थे. While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. जबकि बच्चों की बात करें तो वो रोज़ में बैठे होते थे वरांदा के दोनों साइड में, और वे क्या गा रहे होते थे? सिर्फ अल्फ़ाबेट या फिर ग्रुप में प्रार्थना वाला जो सॉन्ग था वो गा रहे थे. लेकिन मेरी दादी माँ जो थी वो अंदर बैठी हुई थी और क्या पढ़ रही थी? स्क्रिप्चर्स. स्क्रिप्चर्स मीन्स क्या होता है? हॉली बुक्स, यानी कि रिलीजियस, धार्मिक और पवित्र किताब को स्क्रिप्चर्स कहेंगे. गीता हो सकता है. When we had both finished, we would walk back together. जब हम दोनों अपना अपना काम फिनिश कर लेते थे, यानी पढ़ने का काम, तो हम लोग वापस साथ साथ आते थे, घर वापस आते थे. दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर. और इस टाइम क्या होता था, जो गांव के डॉग्स होते थे यानी कुत्ते होते थे, वो हमें मंदिर के दरवाजे के पास मिल जाते थे. दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम. और वे हमारा पीछा करते थे कब तक? जब तक हम घर नहीं आ जाते थे, और पीछा करते हुए वो ग्राउल करते थे. ग्राउल मीन्स गुर्राते थे, और फाइटिंग करते थे, मतलब आपस में ही एक दूसरे से फाइट करते थे. किस लिए? ताकि वे चपाती पा सकें जो हम उन्हें फेंकते थे. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब हमारे पेरेंट्स अच्छे ढंग से शहर में सेटल हो गए, यानी अपना जो है सेट हो गए शहर में जा कर के, तब उन्होंने हमारा बुलावा भेजा मतलब कि हमें भी बुलाया. दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप. और यही हमारी दोस्ती का जो था वो टर्निंग पॉइंट था. टर्निंग पॉइंट मतलब होता है एक इम्पोर्टेंट पहलू होता है, या इम्पोर्टेंट स्टेज होता है, या इम्पोर्टेंट मोमेंट होता है इंसान की ज़िंदगी, जहाँ से बदल जाती है. चाहे वह रिश्ते की हो, कैरियर की हो, बिहेवियर की हो, या किसी भी चीज़ की हो, या कंडक्ट की हो, जहाँ से वो यूजुअल हैबिट बदल जाती है, वही उसी कहते हैं टर्निंग पॉइंट. तो यहाँ पर खुशवंत सिंह और उसकी दादी माँ, इन दोनों के बीच के जो रिश्ते थे, इन रिश्तों में थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आता है यहीं पर, क्योंकि गांव का माहौल कुछ और होता है और शहर का माहौल कुछ और होता है. हालांकि ये दोनों साथ में शहर चले जाते हैं. देखिए, ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी. अब मेरी दादी माँ जो थी ना, हालांकि वो मेरे साथ एक ही रूम में रहती थी, लेकिन कभी भी मेरे साथ स्कूल नहीं गई. क्यों? क्योंकि आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस. मैं एक अंग्रेज़ी स्कूल, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल चलता ही जानती हैं, तो स्कूल में मैं जाया करता था, और भी बस से. देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, यानी कि सड़कों और गलियों पे कोई भी डॉग्स नहीं थे, कोई कुत्ते नहीं थे. एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस. और हमारे जो शहर में जो घर था, वो उसकी आंगन में कुछ गौरैया स्पैरोज आते थे, यानी चिड़ियाँ आती थी, उसे वो खिलाने का काम करती थी. एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर. जैसे ही साल गुजरते गए, हम दोनों के बीच में दूरियां कम होती गईं, हम एक दूसरे को कम मतलब जानने लगे या मिलने लगे. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. तो कुछ समय तक तो क्या हुआ, वो उसने मुझे, यानी मेरी दादी माँ ने मुझे जगाना जारी रखा था, ताकि मैं स्कूल के लिए तैयार हो सकूं. व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी. जब मैं वापस आया और उन्होंने मुझसे पूछा, यानी मेरी दादी माँ ने मुझसे पूछा, व्हाट द टीचर हैड
टॉट मी, यानी कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया, यानी कि मेरी दादी माँ ने मुझसे पूछा, मुझसे मतलब खुशवंत सिंह से पूछा कि बेटा तुम स्कूल गए थे, बताओ ये बताओ तुम्हारे टीचर ने तुमको क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। तो मैं उन्हें अंग्रेज़ी के शब्दों को बताता था और छोटी छोटी ऐसी भी चीज़ें जो वेस्टर्न साइंस और लर्निंग में होती हैं, मतलब पश्चिमी जो विज्ञान है, लर्निंग है, यानी शिक्षा जो एजुकेशन है, ये कह सकते हैं वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में बताता था। और वो क्या है, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आप जानते होंगे द लॉ ऑफ ग्रेविटी, इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ग्रेविटेशनल पावर जानते हैं, दिस इज़ जस्ट द फोर्स ऑफ द अर्थ दैट ड्रॉ समथिंग टूवर्ड्स इट्स ओन साइड। ओके, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ये भी साइंस का एक प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, यानी दुनिया के आसपास की वो सारी चीज़ों के बारे में वो बताने लगता है। दिस मेड हर अनहैप्पी, यही चीज़ दादी माँ को नाराज़ कर देती है। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, और वो मेरे लेसन्स के साथ मेरी मदद नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि मेरे जो लेसन्स थे वो अंग्रेज़ी में थे और ये वो पसंद नहीं करती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन थिंग्स दे टॉट एट द स्कूल, इंग्लिश स्कूल, एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। अब पता है मेरी दादी माँ ऐसी चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी जो अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाए जाते थे, और इस बात से बड़ी वो डिस्ट्रेस थी, मतलब टेंशन में थी कि गॉड के बारे में, यानी ईश्वर खुदा के बारे में या उनकी धार्मिक किताबों के बारे में कोई भी टीचिंग नहीं होती है, कोई भी शिक्षा, कोई पढ़ाई नहीं होती है। इस बात को उन्हें बहुत दुख था। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, एक दिन मैंने ये बताया कि अनाउंस किया, यानी घोषणा किया, बताया कि हमें आज म्यूज़िक लेसन दिया गया, मतलब संगीत के पाठ पढ़ाए गए। शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब्ड, वह यह सुनते ही वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, और उन्होंने कहा कि टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन, उनके लिए जो म्यूज़िक है यानी संगीत है ये क्या है, ल्यूड एसोसिएशंस है, यानी कि कह सकते हैं कि अशिष्ट या गंवार या फिर जो व्यभिचारी किस्म को होते हैं ऐसे लोगों का संगठन ही म्यूज़िक होता है, एसोसिएशन होता है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हरलॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉग। यह क्या है, सिर्फ अगर म्यूज़िक की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हरलॉट्स के लिए है। हरलॉट्स मीन्स क्या होता है डियर? हरलॉट्स मीन्स ऐसी वीमेन, ऐसी औरतें जो ये कह सकते हैं कि सेक्स ही उनका एक प्रोफेशन हो, या म्यूज़िक हो, सेक्स हो, ऑर्केस्ट्रा में जो डांस करती हैं, बार में जो जाती हैं लड़कियां, उनको हरलॉट्स कहते हैं। तो हरलॉट्स और बेगर्स, इनका क्या है, एक मोनोपोली है। मोनोपोली में क्या होता है, ओनली वन सिंगल राइट, एक ही अधिकार है उनका, सिर्फ वो, इनका मतलब एक ही काम है, यही काम करना, म्यूज़िक से उनका रिलेशन होना। एंड नॉट मीन्ड फॉर जेंटल फॉक, म्यूज़िक क्या होती है वो जेंटल फॉक के लिए नहीं होती, मतलब सज्जन पुरुष या लोगों के लिए नहीं होती है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ड डिसअप्रूवल, उसने कुछ भी नहीं कहा, यानी दादी माँ ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसकी खामोशी ने ही बता दिया कि वो इस चीज़ को पसंद नहीं करती, डिसअप्रूव करती हैं। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद से उन्होंने शायद ही मुझसे कभी बात की। When I went up to university, I was given a room of my own. जब मैं यूनिवर्सिटी गया यानी और बड़े स्कूल में गया, विश्वविद्यालय में गया, तो मुझे एक रूम, मेरा अपना रूम मुझे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और एक जो कॉमन लिंक थी, कॉमन लिंक समझते ना, कि जैसे जो एक रिश्ता था, कॉमन लिंक थी, वो स्नैप हो गई। स्नैप का मतलब समझ रहे ना, कि बिखर जाना। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, और मेरी दादी माँ ने पता क्या किया, अपनी सेक्लूजन को ही एक्सेप्ट कर लिया। सेक्लूजन मीन्स होता है अकेलापन, विद रेजिग्नेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को रिज़ाइन कर देना, या हटा देना, या खो देना, या अपनी नज़रों के सामने से हटा देना। जैसे रिज़ाइन कर देना, अभी नौकरी से रिज़ाइन कर देते हैं आप, तो मतलब अलग हो जाते हैं। इसी तरह से वो अपनी दादी माँ अपने पोते से अलग हो गई, तो उसी को रेजिग्नेशन कहा गया है, और अकेले हो गई तो उसे सेक्लूजन कहा गया है। उस चीज़, उन्होंने सरकमस्टेंस को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वह शायद ही कभी अपनी सूत काटने वाली जो व्हील होती है वो शायद ही कभी छोड़ती थी किसी से बात करने के लिए। ओके, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, वह हमेशा सुबह सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने तक वह हमेशा
सूत काटने में बैठी रहती थी और प्रेयर्स रिसाइट करती रहती थी, मतलब प्रार्थना हमेशा जो है मुँह से कुछ ना कुछ उनके जो है प्रार्थना निकला करता था। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। आफ्टरनून में अगर बात करें, सिर्फ दोपहर का ही वक्त ऐसा होता था जो थोड़ी देर की वो रिलैक्स करती थी, वो भी किस काम में लगी रहती थी, स्पैरोज को फीड करने में, यानी कि गौरैया को खिलाने में। वाइल शी सैट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स। जब वह बरामदा में बैठी रहती थी, अभी रोटी के कई टुकड़े करती थी, छोटे छोटे टुकड़े करती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चैप्सन्स। जब वह रोटी के कई टुकड़े हैं सैकड़ों टुकड़े कर देती थी, तो बहुत सारी ऐसे सैकड़ों चिड़ियाँ होती थीं जो उनके आसपास आ जाती थीं और एक तरह का वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग्स क्रिएट कर देती थी। अब इसका क्या मतलब है? वेरिटेबल का मतलब होता है सच सा लगने वाला, यानी कि हकीकत सा लगने वाला। अब बेडलाम ऑफ चर्पिंग्स का मतलब होता है ये कह लें कैद खाना कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं पागल खाना कह सकते हैं। मतलब ये चों 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 करने लगी, जो चिड़िया करने लगी एक तरफ आ गई तो जैसे दिमाग ख़राब कर देती हैं। पागल खाना, एक हिसाब से पागल खाना समझ लीजिए कि सच में एक पागल सा खाना बना देती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग, अदर्स ऑन शोल्डर्स। कुछ तो आई, कुछ चिड़ियाँ उनके लेग्स पर बैठ गई और दूसरी कुछ उनके शोल्डर्स कंधे पर बैठ गई। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ तो उनके हेड यानी सिर पे बैठ गई। शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे। वह सिर्फ क्या मुस्कुराती रहती थी और कभी भी उन्हें भगाया नहीं। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। यही वो एक ऐसा मोमेंट या समय होता था जो उनके पूरे दिन में, उनके लिए पूरे दिन में सबसे खुशनुमा, सबसे खुश मोमेंट होता, माहौल होता था, खुश एक समय होता था, खुशी का समय होता था। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का डिसीज़न लिया, I was sure my grandmother would be upset। मुझे पता था मेरी ग्रैंडमदर अपसेट हो जाएंगी, यानी कि टेंशन में हो जाएंगी, चिंता में हो जाएंगी। I would be away for 5 years, क्योंकि मैं 5 सालों के लिए बाहर हो जाऊंगा, चला जाऊंगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी उम्र में यह कोई भी नहीं बता सकता, बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ बता सकती। यानी कि जो उनकी उम्र थी, उनकी उम्र पे, अपनी उम्र पे वो कुछ दूसरे कोई किसी शख्स की बात करें तो कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन मेरी दादी माँ सब कुछ बता सकती हैं। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। वह क्या थी? सेंटिमेंटल नहीं थी। सेंटिमेंटल का मतलब होता है इमोशनल या भावुक हो जाना, किसी भी ऐसी डिस्ट्रेस्ड सर्कमस्टेंस आ जाने पर भावुक हो जाना, लेकिन ऐसा नहीं था उनके साथ। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन। वह पता है मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। लेकिन उन्होंने कोई भी बात नहीं की और ना ही कोई इमोशन दिखाए, यानी कोई फीलिंग दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, और उनके जो लिप्स थे यानी कि होठ थे वो प्रेयर में मूव करने लगे, यानी कि ये कहते हैं उनके होठ चलने लगे। सिर्फ किस बात के लिए? सिर्फ प्रेयर के लिए, यानी प्रार्थना कर रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका माइंड जो था वो सिर्फ अगर कभी कहीं खोया हुआ रहता था तो वो सिर्फ प्रार्थना में या दुआओं में। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और माला की जो मोतियाँ होती हैं उसको जपने में ही उनके फिंगर्स चला करते थे। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। खामोशी से उसने मेरे फोरहेड यानी मस्तक को चूमा, एंड जब मैंने मतलब छोड़ा, रेलवे स्टेशन से मैं चला, तो मेरे पास जो भी कुछ बचा था संजोए रखने के लिए वो सिर्फ क्या था? वो मेरी माँ के चूमे हुए छाप जो मॉइस्ट के रूप में मेरे मस्तक पे लगे हुए थे। चेरिश किया, चेरिश मीन संजोया, द मॉइस्ट का मतलब उस नमी को, इम्प्रिंट में जो छपे हुए थे। एज परहैप्स शायद द लास्ट टाइम ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, यानी यह शायद हमारी और हमारी दादी माँ के बीच आखिरी फिजिकल कॉन्टैक्ट का एक साइन था, एक पहचान जो थी वही था। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन वो ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 सालों के बाद, आई केम बैक होम, मैं वापस आया, एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन पे वो मुझे लेने आई, मैं मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वह उस दिन भी, वह एक दिन भी
ओल्डर नहीं दिखी, यानी एक दिन ऐसा लग रहा था कि जैसे पहले देखा था 5 साल पहले वैसे ही दिखी, एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं दिखाई दी, कुछ भी मतलब चेंजेस, फिजिकल चेंजेस कुछ नहीं आए। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल शी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स। फिर भी आज भी देखें तो उनके पास बोलने के लिए टाइम नहीं होता था। एंड जबकि शी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स, उन्होंने मुझे अपने बाहों में लिया, आलिंगन किया, चूमा। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और मैं उनके द्वारा प्रेयर्स रिसाइट किए जा रहे प्रेयर्स को मैंने सुना। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज़। मेरे यहाँ तक कि वो पहला दिन जब मैं आया था उस वक्त भी उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो सिर्फ गौरैयों के साथ था। होम शी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रिवोलस रिबोज, और वो उसे काफ़ी देर तक खिलाया करती थी, और वो भी कैसे, गाली गलौज से, मतलब ये दुलार में प्यार में, या फिर खींच करके जब गाली गलौज देते हैं उसे फ्रिवोलस रिब्यूक्स कहते हैं। स्पेशली तब जब इंसान कोई एनिमल्स जब फील्ड में ले जाता है चराने के लिए। बाय द वे वो एनिमल्स किसी दूसरे के फील्ड में जब चला जाता है तो उसका ऑनर किस हिसाब से उसको ट्रीट करता है, गाली गलौज देके, कुछ ऐसे अपशब्दों को निकाल करके एनिमल के साथ। इसी तरह से दादी माँ भी एक इस फ्रीवोलस रिब्यूक्स कुछ ऐसे ही जो है गाली गलौज के साथ जो है उसे खिलाती थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम में थोड़ा सा उनके साथ एक बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने उस दिन प्रे ही नहीं किया, प्रार्थना ही नहीं की। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने अपने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना सा ड्रम लेके आई, ढोल लेके आई, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग, सेवरल आवर्स यानी काफ़ी घंटों तक वो क्या करती रहीं, वो ड्रम को पीटती रहीं, उस ढोल को। सैगिंग स्किन्स ऑफ द रिलैपिटेटेड ड्रम का मतलब है कि वो ढोल जो पूरी तरह से जर्जर हो चुके थे, वो उस ढोल की स्किन को पीटती रहीं। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और जो गाना गा रही थी वो ऐसे योद्धाओं के बारे में जो घर की वापसी में थे, उनके बारे में गाना गा रही थी। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमने उन्हें मनाया ताकि वो इस मतलब ज़्यादा खींच करके गाना ना गाएं, मतलब नहीं तो उन जो है उनके गले पे ज़ोर पड़ेगा और इससे दिक्कत होगी। उनको मनाने की कोशिश की। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, या पहला ही ऐसा मौका था जब मैं उन्हें जान नहीं पाया कि जब मैं उनको जानता था कि उन्होंने प्रे प्रार्थना नहीं की, यह पहला ऐसा मौका था। नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगले सुबह वह बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, हल्का सा फीवर था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, डॉक्टर ने कहा सही हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, मेरी दादी माँ ने इसको अलग तरीके से लिया, अलग तरीके से सोचा। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने हमें बताया कि अब उनका अंत करीब है, यानी कि उनकी मौत आ चुकी है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। उन्होंने ये कहा कि अब सिर्फ जो है कुछ ही घंटे बचे ही थे कि जब उनकी ज़िंदगी का आखिरी चैप्टर ख़त्म होने वाला था, और क्योंकि उन्होंने प्रार्थना करना भी बंद कर दिया था, और अब वो जो है हमसे बात करने में अपना कोई भी समय बर्बाद नहीं करना चाहती हैं। वी प्रोटेस्टेड, हमने इसका विरोध किया, हमने बात नहीं मानी। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन हमारी प्रोटेस्ट यानी हमारी बातों को इन्होंने इग्नोर किया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिट्स, और वह लेट गई बड़ी शांति से, खामोशी से अपने बेड पर। सिर्फ क्या है, अपनी जो मोतियाँ थी, माला थे, उसको जपना शुरू कर दिया, प्रार्थना करना शुरू कर दिया। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, हम इस पर शक कर पाते कि इससे पहले उनके होठ मूव करना बंद कर दिए, यानी कि होठों में मूवमेंट बंद हो गया, और जो माला थी, रोजरी थी, वो उनके फिंगर से गिर गई। और ऐसी फिंगर्स लाइफलेस नहीं जिसमें जान ना हो, इट मीन्स शी हैज़ डाइड। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक खामोशी भरा पीलापन के चेहरे पर फैल जाता है, मीन्स शी हैज़ डाइड नाउ। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हम जान भी गए कि वह एक्सपायर कर गई, यानी मर गई। We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered with her a red shroud.
हमने उन्हें अपने बेड से उठाया, जैसा कि कस्टमरी भी है, एक रिवाज भी है, उन्हें ग्राउंड पर लेटाया ज़मीन पर, और फिर जो है उनको लाल कलर के कफन से उन्हें ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। और कुछ घंटों के विलाप के बाद, विलाप मीन्स रोने पीटने के बाद, हमने उसे अकेले छोड़ दिया ताकि अरेंजमेंट कर सकें। यानी कि अरेंजमेंट मीन्स होता है व्यवस्था कर सकें, जैसे बांस है, बल्ली है, और जैसे एक स्ट्रेचर होता है उसको बनाने के लिए जिस पर वो डेड बॉडी ले जाई जाती है। मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, उनके दाह संस्कार के लिए मैं व्यवस्था करने लगा। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड। शाम में मैं गया उनके रूम में विद अ क्रूड स्ट्रेचर, मतलब उनके उस क्रूड स्ट्रेचर, क्रूड यहाँ पर इसलिए बोला गया है क्योंकि वो स्ट्रेचर जो है जिस पे उनको ले जाया जाना है वो बहुत ही निर्दयी सा उसको बताया गया है। क्रूड है, क्रूअल नहीं है बल्कि क्रूड है, यानी कि ये कह सकते हैं कि क्रूड का मतलब ऐसे कच्चा होता है, लेकिन यहाँ पर जो यूज़ किया गया स्ट्रेचर, जो उनका स्ट्रेचर था जिस पर वो ले जाना है उनको क्रीमेशन के लिए, उनके दाह संस्कार के लिए उनको ले जाना था, उसके लिए वो रूम में गया। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरामदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लिट। और सूरज छिप रहा था, यानी कि शाम हो रही थी, और उनके रूम को जलाया, वरामदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। और द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम, यानी कि सूरज तो छिप रहा था और उनके वरामदा में रोशनी आ रही थी, जिसकी वजह उनके रूम में रोशनी आ रही थी, और वरामदा जो था पूरी तरह से गोल्डन लाइट से ब्लेज कर रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन में आधे रास्ते पे ही रुक गए। ऑल ओवर द वेरांदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor। उनके बरामदा में और उनके रूम में ठीक उनके दाहिने हाथ के ऊपर देखेंगे जहाँ वो मरी पड़ी थी, एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, और वो पूरी तरह से लाल कफन में लिपटी हुई थी। हज़ारों गौरैया आए बैठ गए उनके चारों तरफ, उनके फर्श के चारों तरफ बैठ गए और बिखर गए, यानी कि मतलब सेट स्कर्ट का मतलब होता है अलग अलग जगहों पर चारों तरफ बैठ गए। देयर वॉज नो चर्पिंग, अब वो गौरैया कोई भी आवाज़ नहीं कर रही हैं, चर्पिंग नहीं कर रही हैं। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, हमने बहुत ही दुख महसूस किया क्योंकि उन चिड़ियों के लिए, क्योंकि वो आवाज़ नहीं कर रही हैं और उनके पास, और ये भी है अब उनको कोई खिलाने वाला भी नहीं रहा। हालांकि मेरी माँ जो है कुछ ब्रेड यानी रोटी का टुकड़ा लाई उनके लिए और उनको देने लगी। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने उस ब्रेड को कई छोटे छोटे टुकड़े किए। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, ठीक उसी तरह से जैसे मेरी दादी माँ टुकड़े टुकड़े किया करती थी। एंड थ्री इट टू देम, और ये सारे टुकड़े उन्हें फेंके गए, यानी स्पैरोज को दिए गए। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, और गौरैयों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, उस रोटी के टुकड़े पर ज़रा से भी गौर नहीं किया। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly, और जब मैं अपनी दादी माँ की लाश, डेड बॉडी ले गया, तो वे यानी सारी गौरैया वो भी खामोशी से उड़कर भाग गई, चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली मॉर्निंग सफाई वाला आता है और सारे टुकड़े जो किए गए थे, रोटी के टुकड़े किए गए थे छोटे छोटे, इन सब को कलेक्ट करता है, झाड़ू लगाता है और डस्टबिन में डाल देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। देखिए, अगर आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम फील हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखें और मुझे बताएं एनी प्रॉब्लम इफ़ यू आर फीलिंग ओके। इस तरह से आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। किसी तरह के इसमें चैप्टर से किसी क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो, प्लीज़ मेंशन your comment and tell me, okay, and see you again in the next video with a new topic. Thank you, bye bye.